हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषु साइंस एकेडमी, जहां हम साइंस पेडागोजी की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। साइंस पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2011 से 2024 तक के, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे अलोंग विद कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं क्वेश्चन के ऑप्शन बता दूंगी, इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ऐसे नहीं करेंगे। इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हमारी प्रिपरेशन जो है हो रही है। क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना हो तो अभी जो प्रीवियस आपका सीटेट हुआ था उस टाइम मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की वीडियो भी पड़ी हुई है। बट पता है, साइंस पेडागोजी में कॉन्सेप्ट कितना भी आप पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना, आपको क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए कि मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो थ्योरी तो पढ़ी हुई है, थ्योरी की क्लासेस वो देखनी होंगी, वहां से भी देख सकते हो आप। बट यहाँ पे मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगी कि आपको थ्योरी भी पढ़ा रही हूँ, साथ साथ थ्योरी के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है, कि किस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो मतलब उसका कंटेंट भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, नहीं देखी होगी वो वीडियो तो वो वीडियो आप जरूर देखना। और ये टोटल देखो 14 ईयर्स के क्वेश्चन है, और 14 ईयर्स के कितने क्वेश्चन आप खुद ही देख लो, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ डील करेंगे, ताकि आपको क्या होगा ना, एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर, घुमा फिरा के स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आपको अटेम्प्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए जनरली, ठीक है। तो हमारी मतलब सीटेट के लिए हमारी थ्योरी की क्लासेस भी चल रही हैं। थ्योरी प्लस कंटेंट, थ्योरी प्लस पेडागोजी दोनों ही हम साथ लेते हुए चल रहे हैं। थ्योरी प्लस पेडागोजी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है, 10 मार्क्स की पेडागोजी होती है, टोटल हो गए 30 मार्क्स। और ये 30 मार्क्स अगर आप सिक्योर करना चाहते हो, टोटल 30 में से 30 अगर आप लेना चाहते हो, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ कि चलो एक आध नंबर आपका मिस हो जाए, बट 28 से 29 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप सीरियस होके पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। क्योंकि हम क्या है ना, इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट में के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि रट्टा मरवाने वाला काम नहीं कर रही हूँ। बाकी मतलब ज्यादा तारीफें नहीं करूंगी मैं अपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क would be least suitable for developing an understanding of the relationship of science with society among learners? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में विज्ञान के साथ समाज के संबंध की समझ का विकास करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा? मतलब इन चारों ऑप्शन में से आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जहां पे साइंस और सोसाइटी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक्ड नहीं है, वो ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है, जहां पे साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक नहीं है। अब इन चारों ऑप्शन में से देखो, साइंस और सोसाइटी कहाँ पे लिंक्ड है, कहाँ लिंक्ड नहीं है। जहां लिंक नहीं होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद करना। तो यहाँ तो आपस में जो हमारा डिबेट है जिसपे न्यूक्लियर एनर्जी पे, एक साइंस का टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, उसके ऊपर डिबेट है, तो वहां पे तो काफी सारे लोग होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन अकेला ही डिबेट कर रहा है। तो वहां पे वो सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो साइंस और सोसाइटी का आपस में लिंक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड है ग्रुप प्रोजेक्ट ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ग्रुप में बन रहा है प्रोजेक्ट, अकेले नहीं बना रहे हैं। तो ग्रुप में है तो सोसाइटी भी होगी, होंगे लोग भी होंगे, है ना। तो सारे आपस में मिलके बना रहे हैं, जितने भी लोगों का ग्रुप है, चाहे 5 है चाहे 10 है, ठीक है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर भी साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक्ड है। वो ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर वो प्रेजेंट करेंगे कुछ लोगों के सामने, तो यहाँ भी साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक्ड है। थर्ड ऑप्शन है कॉन्सेप्ट मैप ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का आपने एक कॉन्सेप्ट मैप बना दिया, तो यहाँ पे आपने खुद बनाया, यहाँ सोसाइटी लिंक्ड नहीं है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट मैप बनाया है, उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हो आप किसी के सामने। तो ये जो ऑप्शन है ये लीस्ट सुटेबल होगा। बट फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ है पोस्टर कंपटीशन ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू द वर्ल्ड।
इंडियन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके ऊपर आप एक पोस्टर कंपटीशन कर रहे हो विश्व के लिए, भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर पोस्टर प्रतियोगिता आप कर रहे हो। तो पोस्टर कंपटीशन में, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में काफी सारे लोग होंगे, काफी सारे लोग हिस्सा ले रहे होंगे, फिर उसके बाद आप उनको प्रेजेंट भी करोगे। तो यहाँ भी साइंस और सोसाइटी लिंक्ड है। ऐसा ऑप्शन जहां पे साइंस और सोसाइटी लिंक्ड नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऊर्जा के स्रोतों पर अवधारण मानचित्र, आप एक मानचित्र बना रहे हो, उसको आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ये लीस्ट सुटेबल होगा जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखो साइंटिफिक मतलब साइंस और सोसाइटी में आपस में रिलेशन, देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली जहां पे साइंस और सोसाइटी जो है ना आपस में लिंक्ड है। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, सेकंड है सर्वे ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्ड है प्रोजेक्ट ऑन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसके अलावा पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, यहाँ भी साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक्ड है, केस स्टडी ऑन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज, रोल प्ले ऑन साइंटिस्ट एंड सोसाइटी। तो इन सभी ये जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक्ड है। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन जो हम चलाते हैं वहां भी विजिट टू साइंस सेंटर और इंडस्ट्री, या न्यूज़पेपर एनालिसिस और एक्टिविटीज, तो यहाँ पे साइंस और सोसाइटी आपस में लिंक्ड है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ साइंस और सोसाइटी लिंक्ड है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो जहां पे आपको लगे कि साइंस और सोसाइटी कहाँ पे आपस में कनेक्शन में है वो आपका आंसर होगा, जहां पे नहीं है वो नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए ना, कि किस तरह से कहाँ पे साइंस और सोसाइटी जो है आपस में इंटरलिंक्ड है, कहाँ पे वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है वाइल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ साइंस। देखो नेचर ऑफ साइंस से ना हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब जरूरी नहीं है कि फिक्स नहीं है एक ही क्वेश्चन आना, कई बार 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये नेचर ऑफ साइंस से क्वेश्चन है कि वाइल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ साइंस इन हिज क्लास अ टीचर मेक्स द फॉलोइंग रिमार्क, अ साइंटिस्ट इज ओपन माइंडेड, व्हाट डज दिस रिमार्क हाईलाइट अबाउट साइंटिस्ट। अपनी कक्षा में विज्ञान की प्रकृति के संबंध में परिचर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित टिप्पणी करता है कि वैज्ञानिक जो है उदारमती होते हैं। ये टिप्पणी वैज्ञानिकों के बारे में क्या उजागर करती है? उसकी टीचर की जो स्टेटमेंट है कि अ साइंटिस्ट इज ओपन माइंडेड, तो वो क्या बताना चाह रहा है, किस चीज को हाईलाइट कर रहा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। दे कॉन्स्टेंटली कम अप विद न्यू आइडियाज, सेकंड है दे ऑल्सो कंसीडर आइडियाज विच गो अगेंस्ट देयर ओन आइडियाज, कि उसका जो आइडिया ना अपने आइडिया के अगेंस्ट ही जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ओपन माइंडेडनेस नहीं शो कर रहा। थर्ड है दे ओपनली शेयर देयर आइडियाज विद एवरीवन, उसे हम ओपन माइंडेड कहेंगे? जी नहीं। दे डू नॉट अग्री विद द व्यूज ऑफ अदर साइंटिस्ट, कि वो दूसरे साइंटिस्ट की बात ही नहीं सुनता, अग्री ही नहीं है, बस वो उसने जो कर लिया वो सत्य है बस, तो ऐसा नहीं है। ओपन माइंडेड का यहाँ मतलब है कि दे कॉन्स्टेंटली कम अप विद न्यू आइडियाज, कि हमेशा जो साइंटिस्ट है ना नए नए आइडियाज लेकर आते रहते हैं। जैसे एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी है, एटम का पहले मॉडल जो था वो दिया था आपको थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड ने, फिर बोहर ने, फिर क्वांटम ने। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था इसका एटम का, समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहे, है ना। तो नेचर ऑफ साइंस में पहले बता देती हूँ स्टेप्स। नेचर ऑफ साइंस जो है वो कैसी होती है? तो साइंस जो है एम्पेरिकल नेचर की है। एम्पेरिकल नेचर की है मतलब कि साइंस जो है एविडेंस पे बिलीव करती है, मनगढ़ंत कहानियों पे बिलीव नहीं करती, वो एविडेंस पे बिलीव करेगी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करती है। ठीक है, उसके अलावा साइंस जो है टेंटेटिव नेचर की है। ओपन माइंडेडनेस है। टेंटेटिव नेचर का मतलब हुआ कि फिक्स नहीं है साइंस, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चीज की डिस्कवरी कर ली तो लाइफ टाइम वही डिस्कवरी चलेगी। कोई नया साइंटिस्ट आया, उसने उस पर फिर से काम किया, उसको कुछ नए क्लूज मिले, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि साइंस जो है टेंटेटिव नेचर की है, उसमें अपडेट होता रहता है, फिक्स्ड नहीं है, टेंटेटिव नेचर की है। उसके अलावा है नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ साइंस जो है दैट इज सब्जेक्टिव एंड थ्योरी लेडन। सब्जेक्टिव एंड थ्योरी लेडन का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो मतलब किसी ने कोई कुछ ऑब्जर्व किया, जैसे साइंटिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स, उसी के बेस पे वो अपनी ऑब्जर्वेशन तैयार करते हैं। उसके अलावा साइंस में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन होनी चाहिए। सोशो कल्चर एम्बेडेडनेस मतलब सोसाइटी और कल्चर दोनों का ही योगदान रहता है। थ्योरीज एंड लॉज आर डिस्टिंक्ट, थ्योरीज और लॉज डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, थ्योरी अलग है नेचर ऑफ साइंस में और लॉज अलग हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजें अलग हैं।
तो ये तो हो गया कि नेचर ऑफ साइंस कैसा होता है। तो दे कॉन्स्टेंटली कम अप विद न्यू आइडियाज, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट थी कि अ साइंटिस्ट इज ओपन माइंडेड, इसका मतलब था कि वो ये कह रहा है कि दे कॉन्स्टेंटली कम अप विद न्यू आइडियाज, मतलब इस चीज को वो हाईलाइट कर रहा है, इस रिमार्क को वो हाईलाइट कर रहा है कि साइंटिस्ट जो है वे निरंतर नए विचारों के साथ आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इन अ साइंस क्लास Mr. Sumit brought some material. It was a water bottle, a glass, and a thick paper sheet. He poured water in the glass and put the thick paper sheet on it. Slowly and carefully. एक मिनट. Slowly and carefully he inverted the glass and removed his hand from there. Learner was surprised that paper stuck on the glass and water was not coming out. मतलब वो ग्लास वाली एक्टिविटी करते थे ना हम भी पहले, तो कौन बन गया, ग्लास नहीं लग रहा, बट इस तरह से हम उसको कवर करते हैं और उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करने पे हम देखते हैं कि ये जो पानी है ना ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो वही एक्टिविटी टीचर ने करके दिखाई। तो कुछ बच्चे जो है, सम स्टूडेंट्स सेड दैट द पेपर हैड ग्लू इनसाइड, कि पेपर के नीचे ग्लू लगा हुआ है, दैट्स व्हाई वो ग्लास के साथ चिपक गया है, व्हाइल अदर सेड इट हैज स्टक ड्यू टू वाटर इनसाइड द बॉटल। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस टास्क। मतलब ये टीचर ये जो एक्टिविटी कर रहा है, इस एक्टिविटी को करने का टीचर का उद्देश्य क्या था, क्यों ये एक्टिविटी कर रहा है। और फर्स्ट ऑप्शन है हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट्स आर द प्रिंसिपल रूट टू साइंटिफिक नॉलेज, कि जो विद्यार्थियों को ये समझाने में मदद कर रहा है कि प्रयोग ही वैज्ञानिक ज्ञान के लिए मुख्य मार्ग होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोअर क्लासेस में थोड़ी डायरेक्टली हम इस तरह के प्रयोगों से सिखाएंगे बच्चों को, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बट ये नहीं है कि इट हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट्स आर द प्रिंसिपल रूट टू साइंटिफिक नॉलेज। इस लेवल पे हम उनको ये सब चीजें इस तरह से नहीं सिखाएंगे। सेकेंड है एनकरेज लर्नर टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन। जो लर्नर है, जो विद्यार्थी हैं, उनके अवलोकन पर आधारित व्याख्या की संरचना हेतु प्रोत्साहित करना, कि वो जो है अपने वर्ड्स में अपने ऑब्जर्वेशन लिखे इसके ऊपर। ये सही है। सी है इनकरेज लर्नर टू आस्क क्वेश्चन, ताकि बच्चों ये एक्टिविटी बच्चों को ना क्वेश्चन पुट करने में मतलब क्वेश्चन पुट करेंगे बच्चे, बच्चों में जिज्ञासा रहेगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो वो टीचर से क्वेश्चन पुट करेगा। तो बी और सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे, बी एंड सी। विद्यार्थियों को उनके अवलोकन पर आधारित स्पष्टीकरण की संरचना हेतु प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, इसलिए ये एक्टिविटी उनको कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट। There was a belief that all living beings on earth were created by God. However, Darwin and Balance came up with the idea that life forms evolved on the earth from previously existed forms of life. What does the above excerpt illustrate about the nature of science? देखो ये एक और क्वेश्चन आ गया नेचर ऑफ साइंस से। निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए। एक विश्वास आस्था थी कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों को भगवान द्वारा बनाया गया है, लेकिन डार्विन और वॉल्स इस विचार के साथ आए कि जीवन के स्वरूप पृथ्वी पर पहले से विद्यमान रूपों से विकसित हुए थे, कि पहले से जो एग्जिस्ट लोग हैं उन्हीं से आगे की मतलब जो रचना है वो हो रही है। उपरोक्त उदाहरण विज्ञान की प्रकृति में संबंध में क्या चित्रित करता है, कि साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल, विज्ञान जो है निरपेक्ष है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस प्रोग्रेस बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड, कि साइंस प्रोग्रेस कर रही है क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस इज टेंटेटिव, ये सही है कि साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, साइंस इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है। साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी, तो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कहीं किसी के साथ लिंक थोड़ी किया। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जब हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं। मान लीजिए हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हमने साइंस को मैथ्स के साथ लिंक कर दिया, तो दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। बट यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी वाला कुछ एग्जाम्पल नहीं शो किया है, तो यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, समय के साथ साथ जो है चेंजेस होते रहते हैं, तो विज्ञान अस्थायी है, ये इसका राइट आंसर होगा। Next question है, student has an alternative conception that air contracts on heating. Which of the following strategy would you adopt to challenge this alternative conception? विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा है कि वायु गर्म होने पर संकुचित होता है। ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं ना बच्चों के, वैसा होता नहीं है बट हमें लगता है कि सच में ऐसा है, तो उनको कहते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्शन, जो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आप अपनाएंगे इस वैकल्पिक अवधारणा को चुनौती देने के लिए? बच्चों को लगता है कि एयर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑन हीटिंग, ये उनका मिसकंसेप्शन है, तो इस मिसकंसेप्शन को या इस ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन को आप किस तरह से दूर करोगे? कौन सा ऐसा एक मेथड है जो यूज करोगे आप उनके इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए कि एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग?
फर्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन टू इलिस्ट्रेट दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इससे बच्चों को थोड़ी समझ आएगा कि एयर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है हीटिंग पे, है ना। डायरेक्टली आप उस चीज को पर्टिकुलर शो करोगे तभी बच्चों को समझ आएगी, तभी आप उनके अल्टरनेट कंसेप्शन को दूर कर सकते हैं। आपने बस बता दिया कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में, तो उससे उनकी ये समझ विकसित नहीं होगी। सेकंड है आस्क स्टूडेंट टू डू एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व फिलिंग अ प्लास्टिक बोतल टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी विद वेरी हॉट वाटर, कैपिंग टाइटली, कीपिंग इट असाइड फॉर फ्यू मिनट। आस्क स्टूडेंट नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। कि विद्यार्थियों को एक ऐसी गतिविधि करने के लिए कहें जिसमें एक प्लास्टिक की बोतल को उसकी आधी क्षमता तक गर्म पानी भरकर कस कर ढक्कन लगाने तथा कुछ मिनट के लिए लग रखना है। मतलब आपने बच्चों को कहा एक प्लास्टिक की बोतल हो, उसमें आधा पानी डालो गर्म पानी, और उसको टाइटली बंद कर दो उसके ढक्कन को, और थोड़ी देर के लिए रहने दो। विद्यार्थियों को अवलोकन लिखने के लिए कहना और विद्यार्थियों को बोलो कि अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करो। तो इससे एयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, ये तो अल्टरनेट कंसेप्ट आप कैसे दूर करोगे। इसमें तो क्या होगा कि जब पानी ठंडा हो जाएगा ना तब वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, बट आपको तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करना है कि एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, क्योंकि हीट करने पे एयर एक्चुअली एक्सपैंड करती है, तो आपको उसका उल्टा करके दिखाना है, मतलब उसको शो करके दिखाना है आपको, तो ये भी सही नहीं है। थर्ड है विद्यार्थियों को उन दैनिक जीवन के उदाहरणों की पाठ्य पुस्तक की सहायता के लिए कहना जहां तापन पर वायु फैल जाती है। कि बच्चों को कहे कि टेक्स्ट बुक में वो एग्जाम्पल्स पढ़ लो जहाँ पे एयर एक्सपैंड कर रही है ऑन हीटिंग, बस बच्चे वो एग्जाम्पल्स पढ़ ले और बस उन्हें पता चल जाए कि हाँ बस एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑन हीटिंग पे, मतलब एयर एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग पे। तो थर्ड भी सही नहीं है। फोर्थ है आस्क द स्टूडेंट टू अटैच अ डिफ्लेटेड बलून टू द माउथ ऑफ अ बॉटल कंटेनिंग एयर एंड प्लेस इन द बॉटल इन वाटर बाथ कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। आप बच्चों को कहे कि आपने एक बोतल ली, बोतल के ऊपर आपने एक बलून लगा दिया जिसमें हवा नहीं थी, आपने जस्ट एक खाली बलून लगा दिया और उस वाटर बोतल को आपने गर्म पानी पे रख दिया। जैसे आपने गर्म पानी में उस वाटर को डाला तो क्या हुआ, ये जो बलून है इसमें हवा भरने लग जाएगी, एयर जो है इस बलून में जाने लग जाएगी, तो इससे क्या होगा बलून फूल जाएगा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप पर्टिकुलर ये शो कर रहे हो कि एयर जो है एक्सपैंड होती है ऑन हीटिंग, यहाँ से गर्म हवा उसको मिल रही है, मतलब गर्माहट उसको मिल रही है और यहाँ पे ये एयर अंदर जा रही है और ये बलून फूल रहा है, बलून फूलता जा रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप जो है बच्चों का मिसकंसेप्शन दूर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में बच्चे देखेंगे कि एयर जो है एक्सपैंड कर रही है ऑन हीटिंग, तो उनका जो मिसकंसेप्शन था कि एयर कॉन्ट्रैक्ट कर दी ऑन हीटिंग, विजुअली जब बच्चों देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक उनको ये चीज याद रहेगी कि एयर जो है एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप उनके मिसकंसेप्शन को दूर कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है कि साइंस टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट, कि साइंस की टेक्स्ट बुक में साइंस की बायोग्राफीज होनी चाहिए। यस दिस इज ट्रू। सेकंड है नरेटिंग बायोग्राफी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न हाउ साइंटिस्ट मेक डिस्कवरीज बाय फॉलोइंग अ यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, कि हमें ये बायोग्राफीज इसलिए लेनी चाहिए ताकि बच्चे जब इन बायोग्राफी को पढ़े तो उनको लगे कि हाँ कि साइंटिस्ट ने एक फिक्स्ड यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके ये डिस्कवरी की। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो कोई फिक्स्ड साइंटिफिक मेथड नहीं होता। साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे करते हैं, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायर नॉलेज, उसके अलावा वो एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड मेथड है, कोई साइंटिफिक फिक्स्ड मेथड। कई बार तो क्या होता है एक्सीडेंटली भी वो चीजों को क्या कर देते हैं डिस्कवर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड रूल है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड कोई भी नहीं है साइंटिस्ट का। तो सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में वैज्ञानिकों की जीवनियां शामिल होनी चाहिए, ये सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है बट आर जो है वो फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट वुड यू एसोसिएट विद साइंटिफिक टेम्पर। इन एक्टिविटीज में कहां पे आपको लग रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप हो रहा है, बच्चों की जो साइंटिफिक वैज्ञानिक क्षमता है, वैज्ञानिक स्वभाव है, वो विकसित हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है परसिवरेंस इन कैरिंग आउट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक जांचों को कार्य
निवित करने में दृढ़ता होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर यहाँ डेवलप हो रहा है। सेकंड है क्रिएटिविटी इन कमिंग अप with big problems to be investigated and breaking them down into smaller solvable parts। किसी चीज को इन्वेस्टिगेट किस मतलब जिन बड़ी समस्याओं की जांच होनी होती है उन्हें हल योग्य छोटे छोटे भागों में तोड़ के सॉल्व करें। स्केप्टिसिज्म टुवर्ड नॉन साइंटिफिक बिलीव्स, गैर वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति संदेहवाद। तो संदेहवाद होना जरूरी है, क्योंकि संदेह होगा तभी तो आप उस चीज को डेवलप कर पाओगे। जैसे एटम्स की मैंने बात की कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया, तो दूसरे साइंटिस्ट को पहले किए हुए साइंटिस्ट पे संदेह होगा तभी तो वो आगे काम कर पाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी जो है कमिटमेंट टुवर्ड्स कल्चरल प्रिजर्वेशन, तो कल्चरल प्रिजर्वेशन में यहाँ पे कोई साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं हो रहा है। कमिटमेंट, बिल्कुल कमिट करना कल्चरल प्रिजर्वेशन को, तो ये सही नहीं है ऑप्शन डी। उसके अलावा जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, वो तीनों ही ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, एक बार चेक कर लूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ। यस इट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये साइंटिफिक टेम्पर के कुछ एग्जांपल्स हैं कि साइंटिफिक टेम्पर कहाँ कहाँ कैसे ऑब्जर्व होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए, रिलायंस ऑन एविडेंस एंड डेटा, साइंटिफिक टेम्पर के लिए हमें डेटा पे बिलीव करना चाहिए, क्रिटिकल इंक्वायरी एंड स्केप्टिसिज्म होता है, ऑब्जेक्टिविटी एंड ओपन माइंडेडनेस, रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग, उसके अलावा अडेप्टिबिलिटी एंड मॉडिफाइंग व्यूज। किसी चीज को, कोई भी चीज अपडेट होके आई है तो उसे हमें अडेप्ट करना चाहिए। तो ये साइंटिफिक टेम्पर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है read the excerpt given below and answer the question. French scientist Henri Becquerel was working on phosphorescent material which glow in the dark after exposure to light. He believed that the sunlight was the reason that the crystal would burn in its image on a photographic plate. On a stormy day in 1896, he decided to leave it for a few days. उन्होंने बीच में ही काम को रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसको हम बाद में देखेंगे। A few days later he took his crystal out of a darkened drawer. उन्होंने वो क्रिस्टल निकाला। He noticed that image burned on a plate was fogged, कि जो इमेज बर्न हुई है प्लेट पे that was fogged, which meant that the crystal had still emitted rays, कि वो क्रिस्टल उसमें से अभी भी रेज निकल रही थी डिस्पाइट द लैक ऑफ, जबकि सनलाइट वहां नहीं थी। तो व्हाट डज अबव एक्सेप्ट इलस्ट्रेट अबाउट साइंस। देखो कई बार क्या होता है ना, साइंटिस्ट करना कुछ और चाहते हैं बट कुछ और ही डिस्कवर कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ इस जो स्टेटमेंट है यहाँ भी यही हुआ कि वो जो साइंटिस्ट थे हेनरी बैकरल, वो खोज किसी और चीज की कर रहे थे, पता किसी और चीज का लगा रहे थे, बट एक्सीडेंटली उन्होंने किसी और चीज का पता लगा लिया। तो इस ये जो स्टेटमेंट है इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी कैन बी सेरेंडिपिटस। सेरेंडिपिटस का मतलब संयोग वंश हो जाती है कुछ डिस्कवरीज। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। फिर भी बाकी देख लेते हैं। साइंस इज अ सोलिटरी परसुएट, अकेले की जाने वाली गतिविधि है, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव, कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो टेंटेटिव है। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है ना, इस एक्टिविटी से ये नहीं पता चल रहा कि साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव, फिक्स्ड है। तो फिक्स तो है भी नहीं, वैसे ही वो चेंज हो गया उसके बाद। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। साइंस इज प्रोसीजरल मोर देन क्रिएटिव, क्रिएटिविटी से ज्यादा प्रोसीजर, मतलब किस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं इस पे डिपेंड करती है साइंस। तो ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सही है कि साइंटिफिक थ्योरीज जो है वो कई बार संयोग वंश हो सकती है। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। एक मिनट बस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज डूइंग एन एक्टिविटी ऑन डेंसिटी। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट अ स्टील स्पून सिंक्स इन वाटर बट अ स्टील बाउल फ्लोट्स। Student observe steel spoon sinks in water but steel bowl floats. He asked student, why do you think the bowl did not sink? What will make it sink? Which of the following process skill in teacher trying to develop among her learners? टीचर ने एक एक्टिविटी करा रही है, एक उसके पास स्पून था तो स्पून क्या किया, वो जो है सिंक कर गया, डूब गया पानी में, जबकि जो बाउल था वो डूबा नहीं, वो तैरता रहा। अब टीचर ने बच्चों से पूछा कि ये बताओ कि ये जो बाउल है ये सिंक क्यों नहीं किया, तैरता क्यों रहा, इसका रीजन दो। तो ये जो एक्टिविटी बच्चों को करा रही है टीचर को इस एक्टिविटी को कराने के पीछे उसका मतलब वो क्यों ये एक्टिविटी करा रही है, वो बच्चों में कौन से स्किल्स को डेवलप करना चाहती है इस एक्टिविटी के थ्रू। तो देखो अगर मैं स्किल्स की बात करूं, प्रोसेस स्किल्स की या साइंटिफिक मेथड की, तो ना एक पर्टिकुलर फिक्स तो नहीं कहूंगी, बट हाँ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं कुछ जिनको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पुट करते हैं। थर्ड स्टेप आता है हाइपोथेसिस। और पता है ये साइंटिफिक मेथड जो है ना,
इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। इस पे कई बार ये मतलब इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको सीक्वेंस में लिखिए। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चन, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर हम एनालिसिस करेंगे एंड देन फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, फिर आपको इजीली समझ आएगा। मान लीजिए एक बच्चा है, उसने ऑब्जर्व किया 2 प्लांट थे, एक को डार्क में रखा हुआ था और एक को सनलाइट में रखा हुआ था। तो जो सनलाइट वाला पौधा था वो, उसके लीव्स काफी अच्छे थे, हेल्दी थे, वो ग्रो कर रहा था। बट जो डार्क में रखा हुआ पौधा था, जिसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही थी, उसके जो पौधे, उसके जो लीफ थे वो येलो थे, मुरझाए हुए थे, सूखा सा पौधा था। उसने 2 पौधे देखे है ना, ऑब्जर्व किया उसने ये। फिर उसने खुद से क्वेश्चन किया कि ये पौधा जो है इसलिए मुरझाया हुआ है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, उसने खुद से क्वेश्चन किया। फिर उसने अपनी एक हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। उसने एक एक्सप्लेनेशन तैयार की, जो अभी तक उसने प्रूव नहीं किया, बट उसने खुद से एक एक्सप्लेनेशन तैयार की कि ये पौधा इसलिए येलो था और क्योंकि इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही थी, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, और जो पौधा सनलाइट में था उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही थी, प्रॉपर उसे खाना मिल रहा था बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई वो हेल्दी था। ठीक है, फिर उसने इस प्रॉपर एक्सपेरिमेंट को करने की सोची। उसने 2 पॉटेड प्लांट लिए, एक को उसने डार्क में ग्रो किया, एक को उसने लाइट में ग्रो किया। फिर उसने खुद से ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, उस पौधे को ग्रो होने दिया। फिर 10-15 दिन, मतलब 10-15 दिन तक उसने ऑब्जर्व किया और देखा कि जो लाइट में रखा था पौधा वो तो अच्छे से ग्रो किया, हेल्दी था। जो डार्क में था वो तो थोड़ा बहुत ही ग्रो किया, अच्छे से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया वो। तो इससे उसने ये एनालाइज किया कि यस, जो सनलाइट है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो जरूरी है। तो ये इसने एनालाइज किया और फिर उसने फाइनल कंक्लूजन दिया, फाइनल रिजल्ट दिया कि यस, फोटोसिंथेसिस इज मस्ट फॉर प्लांट्स। ठीक है, और ये सनलाइट की हेल्प से ही हो सकती है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यस, प्लांट्स को सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। तो उसने ये फाइनल कंक्लूजन निकाला कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ जो बाकी फैक्टर्स हैं वो भी होने जरूरी हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड। इस तरह से इस एग्जांपल के थ्रू आप इन मेथड, इन स्टेप्स को याद रख सकते हो। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चन, फिर हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे अब टीचर ने जब बच्चों को बोला कि अब इसके बारे में क्यों ये सिंक नहीं किया, उसके बारे में बच्चों को पूछ रही है वो, तो इससे कौन से स्किल्स को डेवलप कर रही है, इसमें ये कौन सी स्किल को डेवलप कर रही है। बच्चे ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं, डेटा तो कुछ नहीं निकाला उन्होंने, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा अभी तक, उन्होंने बस टीचर को एक्टिविटी करते हुए देखा। तो ये क्या है, इसमें कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, हाइपोथेसाइजिंग। मतलब बच्चे जो है ना एक्सप्लेन कर पाए, उनसे पूछा गया कि भाई ये सीख नहीं किया तो क्यों नहीं सीख किया। तो बच्चे अब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे, अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे टीचर को, जिसको हाइपोथेसाइजिंग कहते हैं, एक्सप्लेनेशन को हाइपोथेसिस कहते हैं। तो बच्चे हाइपोथेसिस करेंगे, मतलब टीचर जो है बच्चों में इस वाली एक्टिविटी, इस वाली प्रॉपर स्किल को क्या करना चाह रही है, डेवलप करना चाह रही है, हाइपोथेसिस को। ठीक है, ताकि बच्चे इजीली अपनी लैंग्वेज में अपने जो उनके व्यूज हैं वो बता सकें, एक्सप्लेनेशन दे पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड मैंने आपको बता दिए, ये आपको याद होने चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ साइंस टीचर। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे विज्ञान शिक्षकों के पेशेवर विकास में योगदान नहीं करेगा, मतलब जो टीचर्स हैं उनकी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कोई उसका योगदान नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो फर्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ हॉबीज इन एरियाज रिलेटेड टू साइंस सच एज रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में अभिरुचि, शौक को विकसित करना, जैसे रोबोटिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो ये तो प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करेगा, ये तो हेल्प करेगा, दिस इज ट्रू। हमें बताना है जो नहीं करेगा, ये प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करेगा, तो ये तो सही है। सेकंड है रेगुलर मीटिंग विद टीचर्स फ्रॉम नेबरिंग स्कूल, कि नेबरिंग टीचर्स के स्कूल से, मतलब नेबरिंग स्कूल के टीचर से जब हम मिलेंगे तो क्या होता है ना, टीचर्स अपने आइडियाज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, अपने आइडियाज शेयर करेंगे, तो ये भी सही है, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू।
थर्ड है रेगुलर रीडिंग ऑफ साइंस कंटेंट गिवन इन अ साइंस टेक्स्ट बुक, कि डेली साइंस टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्या होगा, साइंस टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशन है वो डेवलप हो जाएगा। तो जी नहीं, सिर्फ बुक रीड करने से कुछ नहीं होगा। फोर्थ है विजिट टू प्लेनेटेरियम, इंडस्ट्रीज एंड साइंस म्यूजियम। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज इट प्रोवाइड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना, इससे क्या होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी टीचर की। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। कौन सा सही नहीं है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कौन सा जो है सही नहीं है, कौन सा योगदान नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, जो योगदान नहीं देगा, कि विज्ञान पाठ्य पुस्तक में दिए गए विज्ञान विषय वस्तु को नियमित रूप से पढ़ना, कि डेली साइंस बुक लेके बैठ जाओ, इससे आपका साइंटिफिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशन जो है वो डेवलप होगा। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप कुछ चेंजेस में चाहते हैं तो मुझे बता देना कॉमेंट करके, मैं उस तरह से चेंज कर दूंगी। बाकी मुझे लगता है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ, आई बिलीव कि ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 2-3 क्लासेस लेके देखिए ना, जब आपका एक फ्लो बन जाएगा ना, फिर आप खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। दूसरी एक और बात कि जो क्वेश्चन जितना लेंथी होता है ना, वो उतना ही ज्यादा इजी होता है, ये फैक्ट है। क्वेश्चन को लंबा देख के डर मत जाया करो, उसको रीड किया करो, अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश किया करो, और आपको वो आंसर चूज करना है जहां पे बच्चा एक्टिव है, जो बच्चे के हित में है, ठीक है, वो हमेशा आपका आंसर होगा। जहां पे नेगेटिव चीज है कुछ, जहां पे रोट लर्निंग की बात हो रही है, रटने की बात हो रही है, वहां पे वो कभी आपका आंसर नहीं होगा साइंस पेडागोजी में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस क्लास टुडे। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। और ये क्लास आपको मैंने बताया था मंडे से फ्राइडे मिलती है, रोज शाम को 7 बजे। 3 दिन हम थ्योरी करते हैं, 3 दिन आपको थ्योरी के लेक्चर्स मिलेंगे, 2 दिन आपको पैडागोजी की क्लासेस मिलेंगी, पैडागोजी के लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। अभी तक तो साइंस ही स्टार्ट किया है, बाकी आई डिसाइड कि मैं मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट करूं, लेट्स सी। बाकी ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, रिशु साइंस एकेडमी पे, यहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।